चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो क्लास है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th, आप देख रहे हैं संसाधन एवं विकास। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि संसाधन आप देख रहे हैं सामने में लिखा हुआ है संसाधन। अब आपको पता है हमारे धरती पर, ये जो धरती है, यहाँ पे सारे संसाधन जो है उपलब्ध हैं, सोर्स जो है उपलब्ध हैं। ठीक है, लेकिन इंसान क्या करता है अपने कार्य के लिए, है ना, अपने कौशलता, यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन अपनी तकनीकी कौशलता से किसी भी वस्तु का मतलब किसी भी तकनीकी के हिसाब से वो अपने काम के लिए जो है अपने जिंदगी को जीने के लिए, अपने मतलब सामान्य जिंदगी जो होता है उसको जीने के लिए उसका उपयोग करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं, प्रकृति से प्राप्त या प्रदत्त भी उसको बोल सकते हैं, प्रदत्त। ठीक है, प्रकृति से प्राप्त या प्रदत्त सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त है, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। तो इंसान जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए, अपनी जिंदगी को समान ढंग से जीने के लिए जो भी तकनीकी है ना, अपने दिमाग से, बुद्धि से, कौशलता से उसका उपयोग कर संसाधन का जो है वही संसाधन है, वही संसाधन कहलाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं संसाधनों के प्रकार, है ना। लेकिन संसाधन के बारे में एक व्यक्ति थे जो बहुत अच्छा बात कहा था, जिसका नाम था जिम्मरमैन। क्या नाम था? जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने कहा था, जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं, बनते हैं। जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं, बनते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जाएगा, ऑब्जेक्टिव में जो है कभी कभी आ जाता है, तो याद रखेंगे। जिमरमैन ने कहा था संसाधन के बारे में कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। ठीक है, तो संसाधन के प्रकार जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले, जो आपके सामने है, पहला है उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, और जैसे यहां पे देखो समाव्यक्ता के आधार पर या उपयोगिता के आधार पर भी इसको हम लोग कह सकते हैं। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय योग संसाधन और नवीकरणीय योग संसाधन। ठीक है, आगे जैसे कि आप देखते हैं स्वामित्व के आधार पर हम लोग चार प्रकार के पढ़ेंगे, जिसमें आता है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधन, है कि नहीं, मतलब अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये चार जो है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इसके बारे में आज अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखें संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैव, एक होता है अजैव संसाधन। तो अगर हम जैव संसाधन की बात करें तो जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं, यानी जैव संसाधन जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो। ठीक है, और वैसे संसाधन जैसे कि आप बोल सकते हो मनुष्य, है कि नहीं, पशु, जानवर, गाय, बैल, जो कुछ भी है, तो ये सारे संसाधन ही है। पानी, मतलब पानी तो फिर हो गया अजैव संसाधन। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? जैव संसाधन है। ये सारे क्या आते हैं? जैव संसाधन, यानी जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जो जिसमें जीवन क्या हो, सुनिश्चित हो, जीवित हो। जैव से ये क्लियर है, इस वर्ड से क्लियर है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम अजैव संसाधन की अगर बात करें तो यहां देख सकते हैं निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। अब निर्जीव वस्तुओं द्वारा तो क्या क्या इसमें आप बोल सकते हो, जैसे कि आप बोल सकते हो धातु, आप बोल सकते हो पत्थर, चट्टान, है कि नहीं, और बहुत सारे जो कि संसाधन के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, पानी। ये सारे क्या हैं? अजैव संसाधन है जिसमें जीवन नहीं है, लेकिन जैव में क्या है? जीवन है। आगे देखिए समानता के आधार पर अगर हम संसाधन की बात करें तो नवीकरणीय योग संसाधन और नवीकरणीय योग संसाधन। तो यहां पे अगर हम नवीकरणीय योग संसाधन की अगर बात करें तो वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः उपयोग में बनाया जा सके, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि आप जानते हो सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ये अब देखिए, अब एक बात आपको मैं बता दूं, सौर ऊर्जा जो कभी खत्म होगा क्या? नहीं होगा। हो सकता है क्या आज सुबह जो है सूरज निकला, शाम तक रहा, कल जो है सुबह जो है सूरज निकला ही नहीं, ऐसा हुआ क्या? कभी नहीं हुआ, हमेशा रहेगा ना। तो ये नवीकरणीय है। हवा जो है हमेशा रहेगा, जब तक पर्यावरण है तब तक हवा रहेगा, है ना। तो पवन ऊर्जा हो गया। जल, तो आप तो जानते हो ना पृथ्वी का जो है तीन हिस्सा क्या है? जल है, तो ये कभी जो है खत्म होने वाला ही नहीं है। ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया,
पवन हो गया, हवा हो गया, ये सारे जो हैं ये नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं जो कभी जो है खत्म नहीं होंगे, इसका चक्र हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, वन आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, वन। अब यहाँ पे जंगल काट दो, फिर जंगल लगा, मतलब यहाँ पे वो है पूरा पेड़ पौधे काट दो, फिर पेड़ पौधे लगाओगे, फिर वो बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी जो है आप बोल सकते हो किसको, जंगल को भी बोल सकते हो कि ये जो है नवीकरणीय संसाधन है। अगर हम अनवीकरणीय योग संसाधन की अगर बात करें तो वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग नहीं लाया जा सकता, इनका निर्माण तथा विकास एवं लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं कोयले की, किसकी बात करूं, कोयले की, तो कोयले का निर्माण जो है हजारों लाखों वर्ष पहले जो है हुआ है कि नहीं। भूकंप आया, बहुत बड़ा भूकंप आया, उसमें बहुत सारे जंगल जो है धरती के नीचे दब गए और उष्मादाब के कारण जो है कि नहीं, उष्मादाब के कारण कोयले का क्या हुआ, निर्माण हुआ। उसी तरह अगर मैं पेट्रोलियम की अगर बात करूं तो ये क्या है, लेकिन कोयले तो सीमित है ना, ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म गैस, है कि नहीं। तो ये सारे जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसका भंडार जो है सीमित है, पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है, कम मात्रा में है। ठीक है, उसको हम जैसे से यूज करेंगे फिर इसको जो है मतलब दोबारा बना नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको बनने में बहुत सारा भूविज्ञानिक प्रकृति के अनुसार जो है इसका क्या होता है, निर्माण होता है और लंबी अवधि लगता है। तो बहुत पहले जो कहा गया है, जो हजारों लाखों वर्ष पहले जो है बहुत बड़ा भूकंप आया, उसमें बहुत बड़े बड़े जंगल जो है नीचे चले गए, दरारों में चले गए और उष्मा दाब के कारण वो जो है कोयले में निर्माण हो। उसी तरह पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूं तो समुद्र के तलहट्टे में जो है बहुत सारे समुद्री जीव जंतु थे, वो दबने के कारण जो है फिर पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। इसी प्रकार ये सारे क्या है, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, इसके भंडारण सीमित है, इसके भंडारण क्या है, सीमित है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप जानते हो, यहाँ पे व्यक्तिगत संसाधन की अगर बात करता हूं, यहां पे हम बात करेंगे सामुदायिक संसाधन की, राष्ट्रीय संसाधन की, अंतरराष्ट्रीय संसाधन की, चार प्रकार के संसाधन यहां पे लिखे हुए हैं। तो यहां पे अगर मैं स्वामित्व के आधार पर बात करूं तो व्यक्तिगत संसाधन निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि आप जानते हो व्यक्तिगत मतलब संसाधन की अगर बात करूं तो आपके पास अपना बगीचा होगा, आपके पास अपना तालाब होगा, आपके पास अपना कुआं होगा, आपके पास अपना खेत होगा, आपके पास अपना पार्क होगा, अपना दरवाजा होगा, जो कुछ भी होगा, जिसके लिए आप लोग क्या करते हो, लगान देते हो, टैक्स देते हो, किसको, गवर्नमेंट को देते हो, क्या देते हो, टैक्स देते हो कि नहीं। और उसका जिसको हम रसीद उसीद कटाते हैं ना, रसीद कटता है कि नहीं, आपके पापा कटाते होंगे, दादाजी कटाते होंगे, रसीद कटाते होंगे, लगान देते होंगे उसके बदला गवर्नमेंट को, और वो आपका अपना है, व्यक्तिगत आपका अधिकार है उसमें, किसका अधिकार है, उस संसाधन पे सिर्फ आपका अधिकार है। तो यहां पे आप जानते हो व्यक्तिगत संसाधन मतलब किसी भी खास व्यक्ति का अपना अधिकार हो उस संसाधन पे, जिसके वजह में क्या देता हो, वो गवर्नमेंट को टैक्स देता हो, लगान देता हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आ गए, उनका अपना अधिकार होता है। व्यक्तिगत संसाधन में किसका अधिकार होता है, उस खास व्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक है, स्वामित्व का, उसका अपना स्वामित्व का अधिकार होता है। यहां पे ध्यान दें, सामुदायिक संसाधन की अगर मैं बात करूं, वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं। जैसे कि आप जानते हो मंदिर, मस्जिद, है कि नहीं, उसके बाद सामुदायिक भवन की बात अगर आप करते हो, ये सब सारी जो है, उसके बाद गवर्नमेंट का जो देखते हुए नल जल योजना वाला जो है कल है, वो खुले में होते हैं, सभी वहां पे यूज करते हैं, मंदिर में सभी जाते हैं, किसी का अधिकार नहीं है, मस्जिद में हर एक मतलब समुदाय के लोगों को जाने का अधिकार होता है। उसी प्रकार अगर आप बात करते हैं तो स्मशान भूमि जो होता है, कब्रिस्तान जो होता है, वहां पे किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, सारे समुदाय, किसी के घर में एक डेथ होगा तो उसका अधिकार है कि वो शमशान घाट में जाकर के अपना जो भी उनके परिजन मरे हैं उनका संस्कार कर सके। इसी प्रकार मस्जिद है, उसमें सभी जा सकते हैं, मंदिर है, उसमें सभी जा सकते हैं, किसी का अपना अधिकार नहीं होता है। जैसे अभी राम मंदिर की अगर बात करते हैं तो सभी जा सकते हैं वहां पे, कोई ये नहीं बोलेगा ये सिर्फ ये मेरा है, ये सामुदायिक है, ये क्या है, सामुदायिक है। ठीक है, इसी प्रकार सामुदायिक भवन, इसी प्रकार क्या है, सामुदायिक अगर भवन की बात करें वहां पे सभी जा सकते हैं, सभी का अपना आवश्यकता अनुसार अपना काम कर सकते हैं। तो यही बात है, यहां पे हम आपको बता दें, सामुदायिक संसाधन की बात करें, वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय संसाधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कभी कभी, है ना, पूछ ही दिए जाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन किसी भी प्रकार के
संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। आपको एक बात मैं यहां पे बताना चाहता हूं, ये जो राष्ट्रीय संसाधन आप देख रहे हो, तो इसके अंतर्गत व्यक्तिगत या सामुदायिक, ये दोनों प्रकार के आते हैं। ये दोनों, अगर आपका व्यक्तिगत, अगर आपके पास व्यक्तिगत आपका संसाधन है, जैसे कि आप जानते हो ना, व्यक्तिगत संसाधन संसाधन स्वामित्व के आधार पर अगर मैं बात करूं, आपका अपना अधिकार है, ठीक है, जैसे आपका घर, जिसके वजह में क्या आप देते हैं, एवज में आप क्या देते हैं गवर्नमेंट को, लगान देते हैं। लेकिन रेलवे लाइन की जरूरत पड़ गई गवर्नमेंट को, किसकी जरूरत पड़ गई, रेलवे लाइन की जरूरत पड़ गई, और आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं अपने घर से जो है रेलवे लाइन नहीं जाने दूंगा, आप रेलवे ट्रैक को टेढ़ा करके ले जाओ, नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट में को कानूनी तौर पे यह अधिकार है, अगर वो देश कल्याण के लिए, समाज के मतलब हेल्थ के लिए, है ना, वो उस जगह का अधिग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है, कर सकता है, तो आप नहीं उसको रोक सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आप जानते हो, ये दोनों जो है, ये जितने भी इस देश के अंदर जितने भी प्रकार के संसाधन हैं, सब जो है राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो सामुदायिक हो, है कि नहीं, जो कुछ भी है सब किसके अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में आगे हम बताते हैं। यहां पे देखें, किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधन को राष्ट्र हित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। अधिग्रहित मतलब गवर्नमेंट अगर चाहेगा कि भैया समाज के लिए, किसी विशेष मतलब सहायता के लिए, संसाधन के लिए, सड़क क्या है, सड़क निर्माण क्या है, संसाधन ही तो है, संसाधन ही है कि नहीं, तो इससे क्या होगा, आम लोगों का हेल्प होगा, है कि नहीं, जो भी विकास में। तो रेलवे ट्रैक अगर हो रहा है, उसके सामने में अगर आपका निजी भी है, जिसके बदले में आप लगान भी देते हैं, अगर वो किसी समुदाय के लिए, किसी राष्ट्र के लिए, किसी समाज के लिए अगर हित होगा, तो वहां पे अधिग्रहित करके गवर्नमेंट क्या कर सकता है, वो आपसे ले सकता है, बदले में आपको जो होगा उसका देगा, है कि नहीं, जो उसका लागत है आपको देगा, लेकिन वो आपके अंदर, वो अपने अंदर गवर्नमेंट अधिग्रहित कर लेता है, अधिग्रहण कर लेता है। तो समझ रहे हैं, तो व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्र हित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। ये कानूनी तौर पर हर एक सरकार को, गवर्नमेंट को जो है, देश के जो सरकार है, गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, या जो कोई भी है, उनका ये अधिकार है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन की अगर मैं बात करूं, इस प्रकार के संसाधनों का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, पहली बात आपको याद रखना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कभी भी पूछ देता है, अगर अंतरराष्ट्रीय संसाधन की मैं अगर बात करूं, तो इस प्रकार के संसाधन का नियंत्रण कौन करता है, अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागर क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे कि आप जानते हो, जब अगर मैं किसी भी बंदरगाह की बात करूं या समुद्र तट की मैं बात करूं, अगर भारत का है, ठीक है, या किसी भी देश का है, दो देश हैं आमने सामने, मान लो एक देश और यहां पे बात करूं, ठीक है, अब बीच में क्या है, समुद्री इलाका है, ठीक है, एक देश जो है इधर है, एक देश किधर है, इधर है, ठीक है, बीच में क्या है, समुद्र है, बीच में क्या है, समुद्र है। अगर मैं बात करूं भारत और अमेरिका की ही बात करूं, मान लो भारत इधर है, अमेरिका इधर है, ठीक है, अमेरिका इधर है। अगर मैं बात करूं तो यहां से देखो, ये समुद्र है, बीच में क्या है, बीच में समुद्र है, और यहां से 200 किलोमीटर तक का जो तट होगा ना, इधर का, ये हो गया इसका अंतरराष्ट्रीय, क्या हो गया, यहां पे देखो, अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, अंतरराष्ट्रीय नहीं है, वो देश के अंतर्गत आ जाएगा, और उस 200 किलोमीटर के बाद का जो सीमा, ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन आ जाएगा। इसी में हर एक देश के लोग अपना आयात निर्यात, है ना, कर सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि भारत का अधिकार 200 किलोमीटर तक ही है, अमेरिका का अधिकार समुद्री तट के अंदर कितने तक है, 200 किलोमीटर आगे तक, उसके बाद वाला जो कुछ भी एरिया है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत आ जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन के रूप में कोई भी देश है जो उसको यूज कर सकता है। तो समझ में आ गया कि नहीं बात। तो यहां पे आप जानो, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इस प्रकार के संसाधनों का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। समुद्री
तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे आपको मैं बताऊंगा। दिक्कत है किसी को? नहीं, चलो।